प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्लास बंधु आपकी डेमो क्लास है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मैंने कहा है कि एक छोटा सा डेमो मैं आपको देना चाहूँगी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। बात यहाँ हो रही पश्चिमी हिंदी की बोलियों की, लेकिन इससे पूर्व आपको बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होने चाहिए कि आधुनिक आर्य भाषा क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या हिंदी का विकास कैसे हुआ। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की है। ठीक है, हिंदी हमारी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है और सबसे छोटा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सा आता है। ठीक है, फिर यहीं पर जब हम इसको करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचने से पूर्व बंधु कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये करना आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी का विकास है, सबसे पहले आप जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से होती है, लेकिन अपभ्रंश को पढ़ने से पूर्व हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारी आर्य भाषा है, जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है, उसको बंधु 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, यहाँ आने से पूर्व आपको गुजरना है। ये सभी चीज़ें कोर्स में विस्तार से समझाई जाएंगी। फिर आपको पता है, आपने पढ़ लिया कि हमारे भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। अब उन 3 भागों में से आपको पता है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृत जो है वो वेदों की भाषा हुआ करती थी और जो लौकिक संस्कृत है वो हमारी साहित्यिक भाषा है। ठीक है, लौकिक संस्कृत में हमारे कवियों ने साहित्य को रचा है। फिर आपको पता है जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो पाली को हम प्रथम प्राकृत कह सकते हैं और द्वितीय प्राकृत हम प्राकृत को ही कह सकते हैं, अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो ये अपभ्रंश है हमारा, अपभ्रंश को अवहट्ट भी कहा गया है। ठीक है, और ये चीज़ आपको बता दूं कि ये जितने हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा, मैंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा, तो इन सब का आपको टाइम पीरियड भी अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब आपको पीडीएफ में मर्ज है। ये हमारा पार्ट 3 है, इसका हमारे पीडीएफ का ये पार्ट 3 है। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी है। पार्ट 3 का जिक्र कर रही हूँ, उससे पहले आपको ये जो पढ़ना पड़ेगा पूरा आधुनिक आर्य भाषा को या फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। साथ साथ आपको फिर इसके बाद बंधु आपको भारोपी परिवार की भाषा को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। एक चीज़ और मैं कह दूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि आपको इसकी समझ विकसित कर लेना है कि आपको क्या छोड़ देना है। क्योंकि सभी कुछ आप पढ़ नहीं सकते, सभी कुछ आप दिमाग में रख भी नहीं सकते, इसलिए इम्पॉर्टेंट ही आपको करना है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही हमने अपने पीडीएफ में मेंशन किया है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। मेरा ये भी मानना है कि आप एक कोई टॉपिक है, कोई यूनिट है, तो उस इकाई में से आप ये देखो कि 4-5 यूनिट लगे हुए हैं, 4-5 टॉपिक हैं, तो 5 टॉपिक में से 3 टॉपिक को आप इतना स्ट्रांग कर लो कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यदि इन 3 टॉपिक से प्रश्न बनते हैं तो इसको आपको अच्छे से स्ट्रांग करके रखना है। तो ये मेरा मानना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कहाँ, हम बात करते बंधु इसकी कि हमारा जो ये प्रमुख बोलियां हैं, तो ये पश्चिमी हिंदी आदि कहाँ से है। ठीक है, तो हमने बताया कि जो हमारा लास्ट वाला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके हमारे 5 भाषाएं आती हैं और 5 भाषाओं में 17 बोलियां आती हैं। ठीक है, 5 भाषा में पहले हमारा आता है सौरसेनी अपभ्रंश, और ये जो है बंधु ये सब ये कहाँ, ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही ये आता है। कौन सा, हमारा पश्चिमी हिंदी। और यहाँ से प्रश्न पश्चिमी हिंदी से पक्का बन ही जाता है, और कहीं से बने ना बने लेकिन पश्चिमी हिंदी से प्रश्न बंधु बन ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा कि थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ इसके इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या यहाँ से प्रश्न में बनता है वो हम देखेंगे, और इसको हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमारा सौरसेनी अपभ्रंश आता है। सौरसेनी अपभ्रंश में हमारे 5 भाषाएं हैं जिसमें आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपको याद रखना है बउआ, बउआ से बा से बांग्ला। ठीक है, उ से उड़िया और आ से असमिया हो गया, बउआ याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मराठी, गुजराती, पंजाबी। ठीक है, तो ये जो है आधुनिक आर्य भाषा में शामिल हैं।
साथ ही आपको ये हमारे सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। फिर आपको अर्धमागधी और मागधी भी पढ़ना है। जब आप अर्धमागधी को देखते हैं तो इसका एक ट्रिक है अवक्ष। अवक्ष से आ से हो गया अवधि, ठीक है, वा से हो गया बघेली, और हमारा छा से हो गया छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो अवक्ष भी आपको याद कर लेना है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और जब हम मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं तो बंधु हमारा मागधी अपभ्रंश में क्या होता है कि यहाँ मैं आज कंप्यूटर पे क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ, दरअसल मैं लाइव करती हूँ मोबाइल से ही। तो मागधी अपभ्रंश में आपको पता है मैम भोजपुरी, ठीक है, मैं से मैथिली, मगही और भोजपुरी आपको निकल के आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रिक से याद कर लेना है कि मैम भोजपुरी। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनता है। अब चलते हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जितना मैं आप बताया आई हूँ इसका पीडीएफ है, इसको ऑलरेडी आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब हम चलिए बात करते हैं कि पश्चिमी हिंदी की। आपको पता है, याद रखना है, पश्चिमी हिंदी जो है वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से निकली हुई है। और पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र अंबाला से कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक फैला हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसकी बोलियां निम्नलिखित हैं, ठीक है, जिसकी बोलियां निम्नलिखित है। पहली ब्रजभाषा आती है। यहाँ मैंने उन्हीं टॉपिक को रखा जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, पूछा जाता है। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले भी कह रही हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक करेंगे, भले आप कहीं कोर्स में रहें ना रहें, आप कहीं भी पढ़ते रहें, आप सेल्फ स्टडी करें, तब भी आपको बंधु कुछ चीज़ें समझ लेनी है। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका आप चाहें तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें कि प्रश्न कैसे आए हुए हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि क्या 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 आपको पढ़ना है, कितना आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। पूरी पुस्तक आपको नोट्स में नहीं छापनी है, वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट ही नोट्स में रखना है। तो इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा के नाम से मिलता है, किसका, ब्रजभाषा का। फिर अगला है कि बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ये भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रारंभ गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया, ठीक है। आगे हम फिर देखते हैं कि अगला हमारा निकल कर आता है कि ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बताने को बहुत ज़्यादा यहाँ भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसका हमने नाम यहाँ पे रखा है। आगे हम देखते हैं खड़ी बोली आती है, ये भी सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। तो यहाँ पर खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, ये आपके प्रश्न में पूछा गया है कई बार। कौरवी का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था। खड़ी बोली माना कि हिंदी का आधार कोलबुक ने कन्नौजी को माना, स्टॉविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना, तथा मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो खड़ी बोली कहने का कारण क्या है। तो खड़ी बोली कहने का कई कारण हो सकता है। पहला है कि इसके जो वर्ण है वो खड़ी पाई में होते हैं, ऐसे खड़ी पाई में। फिर यह खरी अर्थात शुद्ध है, ठीक है, यह खरी अर्थात शुद्ध है, अतः यह खड़ी बोली का ही एक शुद्ध रूप है, ठीक है, खड़ी बोली। और इसके नामकरण में भी कई विद्वानों का मत है। तो लल्लू लाल ने इसको खड़ी बोली कहा, यहाँ से प्रश्न बनता है। आचार्य शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने इसको कौरवी कहा है। गिलक्राइस्ट ने इसको टकसाली भाषा कहा है, और सुनीत कुमार चटर्जी और ने कहा इसको जनपदीय भाषा। और वहीं पर कामता प्रसाद गुरु ने इसको कर्कश कहा है, ठीक है, ये कामता प्रसाद गुरु हैं, यहाँ से यहाँ पे कट होना चाहिए था, मैं कर दूंगी पीडीएफ में, ओके। तो कामता प्रसाद गुरु ने इसको कर्कश कहा है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। खड़ी बोली के कुछ विशेष तथ्य आपको देखना है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। दक्षिणी भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि मुल्ला बजही हैं। फिर खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद्रचंद्र वर्णन की महिमा है, जो कि गंग कवि कृत है। फिर आगे आपको एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना शुक्ल के अनुसार भाषा योग विशिष्ट, जो कि राम प्रसाद निरंजनी कृत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ सभी चीज़ें हमने विशेष प्रमुख ही रखी हैं बंधु। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास 1914 हरियोधकृत है। आप चाहे पीजीटी की तैयारी करें, आप चाहे टीजीटी की तैयारी करें, आप केबीएस की तैयारी करें, आप एनवीएस की तैयारी करें, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि जब मैं पीजीटी की तैयारी कर रही थी तो उस समय उसके बाद मैंने नेट के सिलेबस को जब फॉलो किया तो काफ़ी सारे डाउट मेरे क्लियर हो गए थे, क्योंकि मुझे पता था पहले से कि ये चीज़ें हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे आता है बुंदेली। तो बुंदेली बघेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड का नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। आल्हा खंड एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे बुंदेली की एक बोली बनाफरी में लिखा गया है। बुंदेली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, मध्य प्रदेश सागर है, ओरछा है। अगला कन्नौजी आता है। यह बोली फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, शाजापुर,
ठीक है। शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में बोली जाती है कौन सी? कन्नौजी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका एक हरियाणवी आता है, हरियाणवी भी हमारे सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। तो इसका मूल्य संबंध हरियाणा राज्य से है। ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा और हरियाणवी को जाटू भी कहा जाता है। तो यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी भाषा की। अब आपको बताना है पूर्वी हिंदी भाषा कहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, आपको ये पता है बंधु कि जो पूर्वी हिंदी भाषा है तो वो हमारी अर्थमागधी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है, मैंने अभी भी जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो मैं आपको अवक्ष कह रही थी। ठीक है, अवक्ष में आपको पता है एक ट्रिक है अवक्ष का, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसका एक ट्रिक है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। पूर्वी अवधि के अंतर्गत 3 बोलियां शामिल हैं जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली को कौशली और बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग भी होता है। किसके लिए? अवधि के लिए कौशली और बैसवाड़ी का प्रयोग होता है, ये भी आप जानते हैं। और आप बताना मुझे कौरवी का प्रयोग किसके लिए होता है। ठीक है, अभी मैं बताया आई हूँ, आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि कौरवी का प्रयोग किसके लिए होता है। फिर आपको पता है प्राकृत पैंगलम पुरानी अवधि में लिखित है, जो कि इसका रूप हमें देखने को मिलता है। अवधि का क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ है, रायबरेली है, फैजाबाद है, फतेहपुर है, बहराइच है, लखीमपुर है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, प्रतापगढ़ आदि में। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा टाइप मिस हुआ था, ये भी हमें सुधार कर लेना है। ओके, तो ये चीज़ें आपने देखा। फिर अवधि में रामचरितमानस, तुलसीदास कृत तथा पद्मावत जैसे कृत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। ये जितना पॉइंट है सब आपके पेपर में आया हुआ है। यदि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न 4-5 वर्ष का देखें तो मैंने तो आपको बताऊं कि मैं 2005 से लेकर के 2004 से लेकर के मैंने 2020 तक के पढ़े थे। 2018 तक के तब पढ़े थे जब एग्जाम देना था, अभी तो 2021 तक का। और कम से कम 20,000 ऐसे PYQ और मॉक टेस्ट मैंने लगाए होंगे, क्योंकि मेरी आदत है कहीं का भी मैं मॉक लगाती हूँ। जैसे कि PSC का छत्तीसगढ़ का हो गया, आपके UP का हो गया, या हरियाणा PSC का हो गया, RPSC का हो गया। तो इनके मैं मॉक अक्सर सर्च करके वेबसाइट पर और लेकर के मैं मॉक लगाया करती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा और जानकारी लेना होता है कि अदर जो स्टेट है वहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लगभग सेम ही रहते हैं। बघेली का बोलें तो बघेली रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया। यह बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो रीवा में, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर, सीधी, सतना, शहडोल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे छत्तीसगढ़ी आती है। तो छत्तीसगढ़ी को आपको पता है दक्षिणी कौशल भी कहा गया है, और यह बोली छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा भी है। छत्तीसगढ़ी, लरिया, खलटाही भी इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी को। ठीक है, यह कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बिलासपुर में, दुर्ग में, रायपुर में, राजगढ़ में, राजनांदगांव में, कांकेर में, सरगुजा, कोरिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर आती है हमारी बिहारी हिंदी। अब मैंने कहा बिहारी हिंदी जो है इसे किस अपभ्रंश से निकली भाषा है? तो बंधु ये मागधी अपभ्रंश से। और मैंने इसका ट्रिक बताया था, मैम भोजपुरी। तो मैं से मैथिली हो गया, माँ से मगही हो गया, और भोजपुरी तो है ही। ठीक है, इसकी उपभाषा 3 प्रमुख बोलियां हैं इसकी उपभाषा में, जो कि भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी ही मानी जाती है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, कौन? भोजपुरी। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण आदि जगह पर यह बोली जाती है। ठीक है, आदि जिले में। आगे मगही आती है, तो ये पूरी बिहार के पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। मैथिली की बात करूं तो बंधु साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है, और यह सबसे इम्पोर्टेंट भी है। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। मैथिली बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर जिलों में व्याप्त है। ठीक है, आगे आती है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी जो है ये हमारी खस अपभ्रंश से निकली भाषा है। और ये पहाड़ी हिंदी कहाँ कहाँ? तो कुमायूं, गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कौन सी? कुमायूनी है और गढ़वाली है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इस बोली में साहित्य नहीं रचा गया है। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है, जो राजस्थानी हिंदी है और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। मैंने इसको ऊपर रखना था, वहाँ छूट गया था, तो मैंने बाद में इसको PDF में मर्ज किया था। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करना कि राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ हैं, जिसमें मारवाड़ी प्रमुख है,
और इसका हम बता दें आपको बंधु कि मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तो मारवाड़ी प्रमुख है क्योंकि मेवाड़ी जो है, मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, शेखावटी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं किसकी, मारवाड़ी की। अरे पुराने मारवाड़ी को ही डिंगल कहा गया है। आपको पता है हमारा जो अपभ्रंश वो हमारा जो आदिकालीन रचना है वो ज़्यादातर डिंगल भाषा में लिखा गया है, डिंगल और पिंगल शैली में, ठीक है। और मीरा के पद ब्रज भाषा और मारवाड़ी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक डेमो क्लास थी, इंपॉर्टेंट आपको लगी हो तो आप लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये क्लास बंधु आपको कैसी लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ था और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो आपका बनता है हिंदी भाषा परिवार से, अवधी, बघेली, अरबी, फारसी और कौन सी हमारी पुर्तगाली भाषा है या फिर तुर्की आदि आदि करके, तो ये सब चीज़ें अभी कोर्स में स्टार्ट की जा रही हैं। और आज एक डेमो क्लास था, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। पर हाँ, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, आप कहीं भी पढ़ें लेकिन आपको पहले एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। कोशिश करें कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो वही बात उसमें भी हो। ऐसा नहीं कि कोई आपको ऐसे मरे मरे करके पढ़ाए, है ना। वो ऑलरेडी अब सामने वाला एनर्जेटिक रहता है तो उसका जो मतलब एनर्जी है ना वो ट्रांसफ़र होता है। देखिए ट्रांसफ़र होता कहाँ, जितने दर्शक उसको देखने वाले होते हैं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। और जिनके भी रिजल्ट नहीं आए हैं तो वो धैर्य बना कर रखें, वो अपना जो भी है चिंतन मनन करते रहें, देखते रहें क्या चीज़ें कहाँ पर भूल हुई थी। और जो जिनको बिल्कुल लगता है कि जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी को फिर से, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है बंधु, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।